गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो चैप्टर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों होती है, हम किसी इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। तो आपको पता है ना कौन सा नियम काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कहता है ये नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। या आप ये समझ लो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। या आप ये भी कह सकते हो कि मास विल ऑलवेज बी कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये सारी जो तीन बातें बोली हैं इनका मतलब क्या है कि मास जो है वो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। आप उसको कम नहीं कर सकते, आप उसको ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रिएक्शन लिखी, यहाँ पर ये लिखी Mg+O2 विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कैसे पता लगाओगे कि ये बैलेंस नहीं है? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने मैग्नीशियम है, एक, राइट हैंड साइड में एक, इसमें कितने ऑक्सीजन, दो, इधर कितना है, एक। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस करने के लिए, आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपने पढ़ा है, कई इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, कोई हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल दोनों मेथड में करते क्या है, एक ही मेथड है ये। करना कुछ नहीं होता, तुक्के मारते जाओ, गलतियां होती जाएंगी, सुधारते जाओ और ठीक हो जाएगा। वही है हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर। वही बात समझ में आ गई। ट्रायल मतलब तुक्का मारो, एरर मतलब गलती हो गई दोबारा से ट्रायल करो, फिर से मारो जब तक ठीक ना हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप वो स्टेटमेंट लिखते हो, वो इक्वेशन लिखते हो जो आपको बैलेंस करनी है। उसके बाद आपको जो कमी लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ कमी लगी कि ये दो है और ये एक है, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, दो लगा दिया। अब क्या हुआ, अब जब ये ऑक्सीजन तो खुश हो गया लेकिन मैग्नीशियम बुरा मान गया। क्योंकि मैग्नीशियम क्यों बुरा मान गया, क्योंकि यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, तो मैंने इसको भी दो कर दिया। अब देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में दो मैग्नीशियम, राइट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो, हो गई बैलेंस। दिस इज नाउ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, या कह लो आप हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। पहला जो मेथड है वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो हम एक और इक्वेशन करके देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। मान लो हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, दोनों मिलाई हमें मिल गई अमोनिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो नाइट्रोजन, यहाँ पर एक है, इसको खुश करने के लिए यहाँ पर दो नाइट्रोजन लिख दिया। लेकिन जब मैंने इसको करा तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, और यहाँ पे दो है तो मैंने इसके आगे 3 लगा दिया। अब क्या हो गया ये, अब ये बिल्कुल जो है वो सही हो गई। अब ये बैलेंस है, देखो यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। तो ये जो है इक्वेशन, नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया लिथियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन दो दिखाई दे रहे थे, हमने इसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे दो लगाया तो लिथियम कितने हो गए, 6 हो गए, तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया। अब बैलेंस है 6 लिथियम 6 लिथियम, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन। पहला मेथड तो समझ में आ गया होगा। एक्चुअली बैलेंसिंग करने के कई मेथड हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो हम बैलेंसिंग के जो मेथड्स हैं वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैंने बता दिया आपको कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और फोर्थ होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है ना। इसमें से जो ये दो हैं ये आपके रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है उसमें आएंगे, तो इसमें ये नहीं पढ़ने। आपको जो पढ़ना है, एक तो मैं पढ़ा चुकी हूँ और एक हम पढ़ लेंगे अभी, पार्शियल इक्वेशन मेथड। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड, हमने पहला मेथड कर लिया था, हम दूसरा मेथड कर रहे हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। देखो पार्ट का मतलब वो हिस्सा,
फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़ी रिएक्शन को सोल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में सोल्व कर दो तो मतलब उसको मान लो एक रिएक्शन उसके 3 टुकड़े कर दो, उन 3 टुकड़ों को बैलेंस कर दो, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, बैलेंस इक्वेशन ही आएगी ना, क्योंकि सब बैलेंस्ड है। तो हमारा पहला काम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक रिएक्शन दी गई, क्या रिएक्शन दी गई कि H2O2 प्लस में एल्युमिनियम गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में H2O। हालांकि आप इसको बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो पेपर में आ जाए पार्शियल इक्वेशन मेथड, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आ जाए, कभी आ सकता है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये पार्शियल इक्वेशन से बोला है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन जो इस्तेमाल होंगी। तो आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड में कोई या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया होगा ना, उसका आपने रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो बेचारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कौन हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, ये देखो इसका क्या हो रहा है, ये खुद इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो इसका खुद का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो कौन सा एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये। अब इसको लेते हैं हम, सबसे पहले कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, ये ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे कि वो कर क्या रहा है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो एक वाटर मॉलिक्यूल देता है प्लस में एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करती है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम लगेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, और यहाँ पर 3 लगेंगे। हो गया, इतना समझ में आ गया, हमने दोनों को बैलेंस करना था। लेकिन इसमें क्योंकि इसने बोला है कि 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है नेसेंट, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को पूरी को कितने से इंटू करना पड़ेगा, हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। कर दिया हमने 3 से इंटू, तो ये हमारी क्या आ गई, देखो ये वाली चीज़ तो कैंसिल होगी, जितनी बनी थी उतनी यहाँ पे यूज़ हो गई, तो बच क्या गया, 3H2O2 प्लस में 2Al गिव राइज टू Al2O3 प्लस में 3H2O। समझ में आ गया क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो बेटर समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया जिंक प्लस H2O2 ZnO प्लस में H2O। हालांकि ये तो पहले से ही बैलेंस है, लेकिन कोई आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड से बोलेगा तो आप ये नहीं कह सकते ना पहले से ही बैलेंस है, तो आप उसको क्या करके दिखाओगे कि भाई ये तो बैलेंस है। देखो कैसे कैसे, क्या हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम H2O2 विल गिव राइज टू H2O प्लस में एक नेसेंट ऑक्सीजन, और फिर ये Zn के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और ये बन जा देगी जिंक का ऑक्साइड। अब जब आप इसको बैलेंस करोगे ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा जिंक प्लस H2O2, ये आ ही रहा है, विल गिव राइज टू ZnO प्लस में H2O, ZnO प्लस में H2O। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ आएगी, तो आप कह दोगे ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O2, बेटा ज़रूरी नहीं मैं H2O2 ले रही हूँ, कहीं में HNO3 होता है, किसी में H2SO4 भी होता है, तो जोन सा प्रोवाइड होता है हम वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया H2O2 प्लस में C विल गिव राइज टू CO2 प्लस में H2O। इनफैक्ट ये भी नहीं होगा, वो आपको क्या देगा, इनको मिला के देगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ स्टेटमेंट को, H2O2 प्लस में C गिव राइज टू H2CO3। अब ये दे दिया उसने, अब ये दे दिया तो अब प्लस में H2O भी हो सकता है। अब इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे कि H2O2 विल गिव राइज टू H2O प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। जब वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी CO2। अब CO2 जो है ना,
CO2 में कितने रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर, 2, तो हमने इसको 2 कर दिया, और जब हमने इसको 2 किया, इस पूरी इक्वेशन को मुझे कितने से इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो गई। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में क्या था, ध्यान करो, H2CO3, तो इसका मतलब ये CO2 चुपचाप नहीं रहने वाली, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, यहाँ से जो ये 2 H2O दिख रहे हैं ना, एक H2O से रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, H2CO3। ठीक है ना? तो अब देखो इसको, एक H2O तो यहाँ से चला गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा 2 था, अब हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक H2 क्या हो गया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है? तो अब हमारी इक्वेशन क्या आई थी, अगर आपको याद हो तो क्या आई थी, हम दोबारा लिख लेना क्या, H2O2 था डबल, दोबारा नहीं लिख रही मैं, डबल यूज हुआ था, ध्यान हो आपको। उसके बाद जो कार्बन था वो सिंगल ही था। ठीक है? और जो दो नेसेंट ऑक्सीजन थी वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई थी, और CO2 के साथ कैंसिल हो गई थी, और ये बन गया था H2CO3। एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया था, तो आपकी जो रिएक्शन आई वो ये आई। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हो गई बैलेंस। अब आप देख लो अगर बैलेंस है कि नहीं है। देखो 2 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन है 4, 3 और 1 4, और एक कार्बन, हो गया ना बैलेंस। तो आज हमने 2 मेथड कर लिए हैं बैलेंसिंग के। अब हम टॉपिक और कर लेते हैं, स्टोशियोमेट्री के भी कोई क्वेश्चन आते हैं, तो वो कैसे करते हैं स्टोशियोमेट्री के, वो हम देखते हैं कैसे आते हैं। देखो जैसे यही क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। उसने बोला 16 ग्राम मीथेन से बताओ कितना वाटर मिलेगा। तो आप पहले ये समझो हुआ क्या, मीथेन का मतलब होता है CH4, और जब CH4 जलेगी ना, जलेगी कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, तो CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। यहाँ पे आपको ये क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप देखो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, इसको करने के लिए हमने 2 लगा दिए यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, बट ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 2, और इस साइड कितने हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 4, तो हमने इसको डबल कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला था, उसने शायद 16 ग्राम बोला था जहाँ तक मुझे ध्यान हो। तो अब आप 16 ग्राम में पता नहीं क्या पूछा था, कितना जल मिलेगा, क्या मिलेगा, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ देखो हमारी इतनी तो बैलेंसिंग हमने लिख ली, ये यही हमने बैलेंस करके लिखा है ना। उसके बाद उसने बोला है कि 16 ग्राम मीथेन के से कितना अमाउंट वाटर मिलेगा, बिल्कुल यही पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने आते हैं उसी स्टेटमेंट पे। हमारी क्या स्टेटमेंट थी, CH4 प्लस में 2O2 विल गिव राइज टू CO2 प्लस में H2O, यही था बैलेंस, है ना। ये और था शायद, हाँ 2 दूनी 4 हो गया, हो गई बैलेंस। अब करते हैं क्या, इसको बोला गया है कि ये 16 ग्राम होगा ना, तो बताओ ये कितना होगा। तो देखो जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो आप पहले ये देखो कि जब ये इतना लगा, कितना है ये कार्बन का, वैसे अगर मोलर मास निकालो तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो इसका ये कार्बन 12, 13, 14, 15, 16, तो इतना मोलर मास ही पूछा उसने, इसका मतलब 1 मोल में ही पूछा है। भाई 1 मोल मीथेन होती है तो 2 मोल वाटर बनता है, तो 16 ग्राम में कितना बन रहा है, 2 गुना में H2O का कितना होता है, H2 और ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 18, 18 दूनी 36 ग्राम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ही पूछा उसने, 1 मोल मतलब 16 ग्राम, तो कितने बने 2 मोल, 2 मोल के लिए हमने उल्टू कर दिया। तो देखो हमारा 36 ग्राम आंसर आना चाहिए। क्या उसका 36 आ रहा है, बिल्कुल 36 आ रहा है। ये देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। देखो उसने क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अब 22 ग्राम CO2, क्वेश्चन वही है, इस इक्वेशन तो ये यूज कर लेंगे हम, दोबारा कुछ करना ही नहीं। अब तुम देखो ध्यान से, उसने क्या बोला है कि मीथेन कितना लगेगा अगर ये कितना हो 22, तो आप इसके ना मोल्स लिख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ये कितना यूज हुआ था 16 ग्राम, तब ये कितनी थी 44 प्रोड्यूस हुई थी, तो ये 44 ग्राम CO2 जब बनी थी तब ये कितना कंबशन हुआ था इसका 16 ग्राम का, तो 22 होगा, तो क्या होगा, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसलिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर। देखो
क्या लिखा था मैंने, CH4 प्लस में 2O2 विल गिव राइज टू CO2 प्लस में 2H2O, ठीक है। इसका 1 मोल का वजन कितना लिखा हमने, 16 ग्राम, 12 और 4 16, ठीक है। और इसका कितना 1 मोल का, 44 ग्राम। एक ही मोल बना था ना, ये तो वाटर 2 मोल बना था। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि हमसे पूछा गया है मीथेन के बारे में कि 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस किससे होती है, कितने से, प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4, ठीक है ना। तो 22 ग्राम कैसे प्रोड्यूस होगी, 16 बटे में 44 गुणा में 22, तो ये हो गई हमारी 22 2 और ये 8 ग्राम। 8 ग्राम मीथेन से 22, ये जो 22 ग्राम CO2 है ये मिलेगी। अब देखो आपका क्वेश्चन का आंसर, हमारा तो 8 ग्राम होना चाहिए। उसने पूछा क्या था, अच्छा मोल पूछा है, कोई बात नहीं, हमारा ग्राम में आ गया ना। मोल्स तो निकालना और भी आसान है। मोल्स में क्या होता है, जो मास दे रखा है, तो हमारा कितना मास आया था, 8, ठीक है। और मोलर मास करना होता है, मोलर मास कितना था, 16, तो ये कितना कट गया, 1/2, 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 0.5, तो मोल्स देखो हमारे 0.5 आने चाहिए। ये दिख रहा है, समझ में आ गया। तो हमारा 0.45 मोल ये होगा आंसर हमारा। ये देखो ये रहा, 0.5 मोल ऑफ CH4 वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। आप उसको आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, कोई भी वो नहीं है कि आप कोई स्पेशल तरीका लगेगा, ऐसा कुछ स्पेशल तरीका नहीं लगने वाला है इसके अंदर। ये नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन करनी है और उसके बाद आपने उनकी वैल्यूज़ पुट करके करनी है। इतना समझ में आ गया। आई थिंक आपका स्टोशियोमेट्री के भी इक्वेशन हो गया, ये भी हो गया। अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा, सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है, जो हमने छोड़ दिया था शुरुआत में, वो हम अभी कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बेटा, और सोमवार को आपका मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है ना। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में इसने सबसे पहले बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, कब किसने डेवलप किया, केमिस्ट्री क्या होती है। अब तो आपको पता चल गया होगा ना केमिस्ट्री क्या होती है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, हमारे आजू बाजू जो भी सराउंडिंग है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो जब रिएक्शन कर रहे होते हैं उनकी स्टडी करना, वो कितनी रिएक्शन, उनका रेट है, फास्ट है, स्लो है, क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये सब किस में आएगा, ये सब केमिस्ट्री में आता है। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में कई चीज़ें हैं, तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इस केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, जितनी भी इंडस्ट्री हैं आपकी कंप्यूटर से चल रही हैं, ठीक है ना। तो जैसे फर्टिलाइज़र है, एल्कलीज, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, साबुन बनाने की फैक्ट्री, डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री, कपड़े बनाने की फैक्ट्री, दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री, प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रीज, ये सारी अलग अलग हैं। ये सारी क्या हैं, ये केमिस्ट्री है सब कुछ। सोप बनाया केमिकल है, डिटर्जेंट बनाया केमिकल है, प्लास्टिक बनाया केमिकल है, दवाइयाँ बनाई वो तो सारी केमिकल है, एसिड है, बेस है, खाद है, सब केमिकल है। तो इसका मतलब ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ में होता है वो सब क्या है, प्रिंसिपल है केमिस्ट्री के, वही फॉलो होके बना रहे हैं वो। सबसे पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा क्या है, ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं क्रॉप में, ताकि नुकसान कम हो और जो इल्ड है, जो उसकी एक तरीके से इल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना बनना, फसल कितना उत्पादन करती है, ठीक है ना, तो वो ईल्ड हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए वो हम बनाते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ताकि पेस्ट और इंसेक्ट्स ख़त्म हो जाएं। और फर्टिलाइज़र्स होते हैं खाद, कितने खाद से हम डाल के उसकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म कर सकें। उसके बाद देखो, सम ऑफ दिस ड्रग आर सिस्प्लांटिन एंड टैक्सोल, ठीक है। ये क्या है, ये वो ड्रग्स बनाई गई हैं जो कैंसर का भी वो कर सकती है, इलाज कर सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल्स हैं, ठीक है। जो AZT है, AZT मतलब एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन जो है वो एड्स पेशेंट को इम्प्रूव करवाने में हेल्प की जाती है। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरीके से बेटर रखा जा सकता है। तो AZT, एजिडोथाइमिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्पेशल नाम के साथ आई हैं सिस्प्लांटिन एंड टैक्सोल
फॉर कैंसर एंड एजिडोथाइमिडीन फॉर एड्स पेशेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में है। उसके बाद बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कंडक्टर कौन हो रहा है, सुपर कंडक्टर कौन हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स। आजकल तो आपको पता है इंटरनेट चल रहा है, क्यों चल रहा है, फास्ट कैसे चल रहा है, सब किस में आ रहे हैं, केमिकल्स में आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब केमिकल्स हैं। लेकिन इन केमिकल्स की वजह से कभी कभी हम लोगों को दिक्कत भी होती है। कैसे दिक्कत होती है, जैसे CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ज़्यादातर किस में लगते थे, जो कूलेंट्स होते थे ना, जब AC वगैरह, फ्रिज वगैरह, जहाँ पर ठंडक करने की ज़रूरत होती है अंदर, तो जो कूलेंट्स होते हैं उनके लिए CFC का इस्तेमाल होता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया था, ओजोन में होल होना शुरू हो गया था। ओजोन जो ये होती है वो एक गैस होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, और वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से की मदद से बनती रहती है। और ठीक है, और तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अंदर नहीं आने देती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अंदर आ जाएंगी तो हमें बहुत टाइप के कैंसर, मोस्टली स्किन कैंसर होने के, या हमारे क्रोमोसोम में चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो सही नहीं है। तो हमारी जो ओजोन है वो हमें किससे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से, UV रेज बोलते हैं, कई बार सुना भी होगा आपने, UV से बचना चाहिए। तो UV रेज से हमें ओजोन लेयर बचाती है। लेकिन हमारे इन यूज़ जो हमने कहा CFC, इनकी वजह से हमारी ओजोन होल को प्रॉब्लम हो गई है, वो खतरा हो गया एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर कुछ जगह पर ओजोन, अंटार्कटिका में ओजोन डिप्लीशन हुआ है। डिप्लीशन का मतलब होता है वहाँ से ओजोन ख़त्म हो गई। तो ख़त्म हो गई इसका मतलब मेन वहाँ से ख़त्म हो गई, तो अल्ट्रावायलेट रे सीधी आ सकती है वहाँ पर। तो ये सब हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है, हमारे इन केमिकल्स की वजह से हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें फ़ायदे हैं, जैसे अभी सिस्प्लांटिन, टैक्सोल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सब पढ़े थे, कितने फ़ायदे के साथ साथ उसमें क्या होता है कि अगर हम उनका गलत इस्तेमाल करें तो हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो आज बेटा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो कुछ। ठीक है, सोमवार को आपका टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और मैं आपको टाइम अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 बजे आपको पेपर दे दूँगी। आप मुझे 15-20 मिनट के अंदर सॉल्व करके वापस भेज देना। ठीक है, आपको भेजना नहीं है, मुझे सिर्फ सबमिट कर देना, वो मुझे मेरे पास अपने आप आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।